नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सभी को मिलकर मनाना है। जन जन की भागीदारी से भारत का गौरव बढ़ाना है। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव की विशेषता यह है कि यह एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें जन जन की भागीदारी है। ये किसी जाति या धर्म से इसका कोई संबंध नहीं। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई जन जन के द्वारा मनाई गई, लड़ी गई, उसी तरह आज़ादी का अमृत महोत्सव भी जन जन के द्वारा मनाई जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संस्कृति के बदलते परिवेश और आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अंकिता जी, जो कि पटना विमेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। मैं सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज के परिवेश में भारतीय संस्कृति के बदलते जो स्वरूप हैं उनको आप कैसे परिभाषित करेंगे? भारत हमेशा से विभिन्नताओं का देश रहा है। अनेकता में एकता का देश कहा जाता है रहा है। ऐसे में यहाँ की संस्कृति जो है बहुत अनूठी है। यहाँ की संस्कृति की सबसे खास बात यह है कि ये कभी भी कठोर नहीं रही। हम लोग खान पान की बात कर ले, भाषा की बात कर ले, पाक कला की बात कर ले, नृत्य की बात कर ले, गीत की बात कर ले, तो इतनी विभिन्नता आपको पूरे विश्व में कहीं भी नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे में आज के समय में संस्कृति को जब मैं परिभाषित करना चाहूंगी तो मैं यही कहूंगी कि पूरे विश्व की नजर आज हमारे देश पे रहती है। हम हमारे देश में क्या बदलाव हो रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हर कुछ आज के समय में चर्चा का विषय है। ऐसे में जनसंचार ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो मेरा ये मानना है कि जनसंचार जो है आज की संस्कृति को एक बेहतर तरीके से लोगों के बीच पहुंचा रही है, पूरे विश्व में पहुंचा रही है। और जन संचार ही आज की संस्कृति की संवाहिका बनी है। हमारी जो संस्कृति है वो आज भी इसलिए जीवित है क्योंकि ये कभी भी कठोर नहीं रही। आधुनिक बदलाव को इसने बहुत ही प्रेम से, सहिष्णुता से, स्नेह से स्वीकारा है। और जाहिर सी बात है कि जब आप कठोर नहीं होते हैं, आप बहुत जल्दी किसी चीज को अपना लेते हैं, आप उसके रंग में रंग जाते हैं और उसको अपने रंग में रंग देते हैं, तो आप चारों तरफ फैल जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आज के समय में संस्कृति जो है, इसके प्रचार प्रसार में, इसकी अगर हम लोग बात कर ले और परिभाषित करने की बात कर ले, तो जनसंचार का एक बहुत बड़ा योगदान है इसमें। मैम, आपने हमारी संस्कृति की बात की अभी, तो आप बदलते समय में आप हमें ये बताएं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी कला के माध्यम से हमेशा प्रचार प्रसार होता आया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बदलते समय की ही क्यों बात करें। मेरा मानना है कि संस्कृति का हमेशा से प्रचार प्रसार जो है कला के माध्यम से बहुत हुआ है। हम लोग अगर देखें तो हमारे यहाँ जो भी सैलानी आते हैं, विदेशी आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वो यहाँ पे जो बराबर केव्स है या औरंगाबाद के केव्स है, यहाँ अगर मंदिरों की हम लोग बात कर ले तो वहाँ जाते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आर्किटेक्चर देखिए, उसमें हमारी संस्कृति से जुड़ी पेंटिंग्स और जो सबसे पुरानी पेंटिंग्स हैं वो वहाँ दिखाई देती हैं, जो हमारी कला की सबसे बड़ी द्योतक है। और कला सिर्फ एक स्वरूप में नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग अगर देखें तो पाक कला की अगर बात कर ले, नृत्य की बात कर ले, गीत की बात कर ले, आप हमारे यहाँ के त्योहारों को देख के मौसम का पता लगा सकते हैं। जो खान पान है, आपके थाली में आज क्या आ रहा है, ये आप देख के बता देंगे कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है, किस त्योहार से जुड़े हैं हम लोग। हमारे पास
त्योहार के लिए भी अलग अलग खाने हैं, हर त्योहार के लिए हमारे पास अलग खाने हैं। गीत की अगर बात कर ले तो लोकगीत इतनी विभिन्नता मुझे नहीं लगती है कि पूरे विश्व में कहीं भी है। जीवन से लेके, अब कहने का मतलब है कि जन्म से लेके मृत्यु तक के गीत हैं हमारे पास। आप जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो शौहर गाया जाता है, मृत्यु के समय रुदाली होती है, ब्याह के 5 तरह के गीत हैं अगर आप उसकी बात करें तो कला जो है सिर्फ नृत्य गीत पेंटिंग्स तक नहीं रुकी हुई है। सिक्की आर्ट हो गया, मिथिला पेंटिंग्स हो गए, पूरे विश्व में आज मिथिला पेंटिंग का डंका बजा हुआ है। लोग इसको पहचान रहे हैं, इससे जोड़ रहे हैं, वो बस इसको देख के उसकी जड़ तक पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि हमारे संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार जो है वो कला के माध्यम से हमेशा से होता आया है। संस्कृति के हर एक रूप के बारे में अभी बताया, जैसे लोकगीत हो गए, नृत्य संगीत हो गए, जो कि हर मौके पे किए जाते हैं। तो हमारी जो संस्कृति है एकदम भरी पूरी है। तो इसमें आप जन संचार की भूमिका क्या है मैम? देखिए, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है, और जनसंचार जो है वो ये माध्यम है। हम लोग अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया शब्द का जो उद्भव हुआ है, जो मीडिया शब्द आया है, ये खुद मीडियम से आया है। तो कहने का मतलब कि मीडिया सिर्फ एक माध्यम है जिसके बिना मुझे नहीं लगता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक हम इंफॉर्मेशन, सूचना की अगर बात करते हैं तो सूचना को पहुंचा सकते हैं। पहले के समय में सिर्फ न्यूज़पेपर हुआ करता था, तो अखबार के समय में क्या है कि अखबार को कहा जाता है कि वो लिटरेट का मीडियम है। तो कोई व्यक्ति अगर पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो वो सूचना उस तक नहीं पहुंच पाती है, या अपनी बात अगर वो चाहे लोगों तक पहुंचाना तो वो नहीं पहुंचा सकता है। फिर जैसे ही हमारे पास ब्रॉडकास्ट मीडिया आया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हम लोग बात करें तो रेडियो, टेलीविजन, आज हमारी ये जो बातचीत हो रही है ये लोगों तक कैसे पहुंच रही है? जनसंचार के माध्यम से ही पहुंच रही है। तो बिना जनसंचार के मुझे नहीं लगता है कि हमारे यहाँ क्या कहीं भी किसी भी सूचना को एक जगह से दूसरे जगह तक फैलाने के लिए, उसके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, यहाँ तक कि जो प्रसारण है यह शब्द प्रसार से ही आया है। तो ऐसे में जनसंचार की बहुत बड़ी भूमिका है। लोग फिल्म्स देखते हैं, लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, लोग रेडियो सुनते हैं। तो एक जगह की बोली, आज आप टीवी अगर देख ले, या फिर हम लोग डिजिटल मीडिया के समय में पहुंच गए हैं, आप वेब सीरीज देख ले, तो आप देखेंगे कि बिहार के कितने सारे आर्टिस्ट, और बिहार के ही क्यों, तमिलनाडु से कोई आर्टिस्ट है वो बॉलीवुड पहुंचा हुआ है, आपके पास असम से कोई है। कहने का मतलब ये है कि पूरे देश के चारों तरफ के लोग, और हमारे भारत के भी बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, कलाकार जो हैं, वो दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, अपनी कला का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और ये सूचना के थ्रू हमें मिल रही है, पता हो रही है। हम सिनेमा देख रहे हैं, हम कोई कार्यक्रम देख रहे हैं, नृत्य देख रहे हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है, तो आप सब तक, किसी तक भी हमें अगर कोई बात पहुंचानी है तो जनसंचार से बड़ा कोई माध्यम ही नहीं है। आपने जनसंचार के अनेकों माध्यम की बात की अभी, तो सिनेमा जो है वो जनसंचार का बहुत बड़ा माध्यम है, बहुत ही सशक्त माध्यम है। तो सिनेमा जो है वो हमारी कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में क्या रोल अदा कर रहा है, इसके क्या योगदान रहे? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि सिनेमा को जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम कहा जाता है, और आज से ही नहीं, हमेशा से अगर इसकी हम लोग बात करें तो आप गुरुदत्त के समय की बात कर ले, सत्यजीत रे के समय की बात कर ले, हम अगर अपनी फिल्मों को देखें, हम अपने सिनेमा को देखें, तो आज़ादी के पहले हमारे यहाँ गीत आया था, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो जब ब्रिटिश काउंसिल की नज़र हमारी सिनेमा पे होती थी, उनके बिना सेंसर्ड हुए, उनके बिना जांचे परखे सिनेमा जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचता था। तो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का
अपनी बात को पूरे विश्व में रखने का सिनेमा एक बहुत बड़ा माध्यम शुरू से ही रहा है। आजादी के बाद की अगर बात कर ले तो हम लोग एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गए, पॉलिटिकल क्राइसिस से गए। ब्रिटिशर्स कहते थे कि हम लोग जो हैं कभी अपना देश चला ही नहीं पाएंगे। 200 सालों तक हम लोग ब्रिटिशर्स के अधीन रहे, अंग्रेजों के अधीन रहे। उसके पहले मुगलों का साम्राज्य हमारे ऊपर रहा। तो ऐसे में सिनेमा ने भारत की बात को पूरे विश्व तक पहुंचाया है। एक फिल्म भी आई थी पूरब और पश्चिम, उसका टाइटल भी पूरब और पश्चिम था। तो पश्चिम तक हमारी बात को पहुंचाने के लिए, और उसका एक बहुत पॉपुलर गीत है, बहुत पॉपुलर गाना है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो उस एक गाने को अगर देख लीजिए तो पूरा आपका आर्यभट्ट के समय से लेके हम लोगों ने हर क्षेत्र में क्या काम किए, ये दुनिया तक सिर्फ एक गीत के माध्यम से पहुंचा दिया गया। और वो एक सिनेमा का गीत था और वो फिल्म बहुत चली थी। जमींदारी सिस्टम आया, हमारे पास 2 बीघा जमीन जैसी फिल्में आई, हमारे पास मदर इंडिया जैसी फिल्में आई। उसके बाद आया दौर अमिताभ बच्चन, द एंग्री यंग मैन, जो उस समय क्राइसिस था, लोगों के पास नौकरी नहीं थी, लोग किन सारी मुश्किलों से जूझ रहे थे। ये सब कुछ सिनेमा ने दिखलाया। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, 90 के दशक की जो फिल्में हैं, तो एक इंटरकल्चरल इन्फ्लुएंस जो है वो भी उसमें बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। जो कुछ भी हमारे देश में हो रहा है, आज आप रशियंस को देख लीजिए, यूरोपियंस को देख लीजिए, वो बिंदी लगाते हैं, हाथों में चूड़ियां पहनते हैं, है ना। अभी कुछ दिनों में पहले कहीं देख रही थी, मैंने देखा कि एक दुल्हन जो है वो विदेशी दुल्हन थी, वो बिल्कुल हमारी संस्कृति के हिसाब से लाल जोड़े में तैयार हुई और इस तरीके से। तो सिनेमा द्योतक है हमारी कला एवं संस्कृति को पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए, हमारी बात कहने के लिए। आप नृत्य हो, पाक कला हो, आज ब्रिटिशर्स जो है वो बटर चिकन खा रहे हैं, ये हमारे यहाँ का खाना है ना। तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं अभी, वो भी भारतीय मूल के हैं। तो एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस लोगों तक कहते हैं जो दिखता है वो ज्यादा समझ में आता है। तो सिनेमा ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मुझे ऐसा लगता है। आपने अभी सिनेमा की बात की, जो हमारे समाज का एक दर्पण है और जन संचार का सशक्त माध्यम है। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य सभ्यता से बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो क्या ऐसा करें, इन्हें कैसे प्रोत्साहित करें कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वो बहुत ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं, ऐसा मैं पूरी तरह से तो बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। क्योंकि आज जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, एक टर्म हम इसको दे सकते हैं, कल्चरल एक्सचेंज। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमारे जो युवा हैं, छात्र हैं, वो अपनी संस्कृति को नहीं अपनाते हैं या उनसे बिल्कुल ही भटक गए हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति का डंका तो पूरे विश्व में फैला हुआ है। लोग योगा अपना रहे हैं, लोग यहाँ का सात्विक भोजन अपना रहे हैं, वीगन डाइट जो आज पूरी दुनिया खा रही है, जिसका बहुत प्रचलन बढ़ गया है। तो इस सब की शुरुआत जो है वो भारत में बहुत समय पहले हो चुकी थी। तो एक कह सकते हैं कि शब्द बदल गया है। हाँ, पहनावा ओढ़ावा जो है वो थोड़ा सा बदला है। आज के जो युवा हैं उनके कपड़े पहनने का ढंग बदल गया है। तो बाकी सारी चीजें भी तो बदल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, गैजेट्स बहुत ज्यादा आ गए हैं समय के हिसाब से। पहले औरतों के कपड़ों में पॉकेट्स नहीं हुआ करते थे। आज आप देखिए, आप जिस कपड़े में आपके पास पॉकेट नहीं होगा, आपको लगेगा कि अच्छा, मोबाइल कहाँ रखूं, पर्स कहाँ रखूं, पेन कहाँ रखूं, ये सारी चीजें हैं। तो प्रभावित होना, हमको ये देखना होगा कि अच्छी चीजों के लिए प्रभावित हो रहे हैं या बुरी चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। तो ये एक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है। तो मैं कहना चाहूंगी, कल्चरल एक्सचेंज हाँ वो थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ है, ये विदेशों में भी हुआ है।
वहाँ पे लोग फेयरवेल स्टूडेंट्स जो हैं फेयरवेल में वो साड़ी पहन के जा रहे हैं, लहंगा पहन के जा रहे हैं। हैरी पॉटर जैसी किताब आप अगर बात करें तो जेके रॉलिंग की ये पूरे विश्व में युवाओं के बीच में बहुत पॉपुलर ये किताब है। जेके रॉलिंग के उसमें दो किरदार हैं, पार्वती, उनमें एक कैरेक्टर है जो कि ट्विंस हैं, और उनको उस समय जब किताब लिखी गई तो उस समय वो कैरेक्टर लिखा गया, वो किरदार लिखा गया, और उनका पहनावा ओढ़ावा जो कल्चरल बॉल है वहां का पूरा, जब सारे बच्चे युवा जो हैं वहां के स्टूडेंट्स जो हैं वो कोट सूट 3 पीस पहन के आ रहे हैं, गाउन पहन के आ रहे हैं, तो ये दो बहनें जो हैं वो लहंगा चोली पहन के आ रही हैं। तो ये तो बाहर भी देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली एक यूके के का सर्वे भी आया है कि वहां के बच्चे जो हैं वो चीज केक्स और कुकीज छोड़ के चाय और समोसा पे चाय और समोसा को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हाँ, ये परस्पर है, बराबर है। हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, तो उनके लिए आधुनिक शिक्षा और जन संचार के माध्यम का क्या मायने है, ये आप हमें बताएं। देखिए, कोविड ने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है ना। हम सोचते थे कि स्कूल जाना जरूरी है, कॉलेज जाना जरूरी है। कोविड के समय में ऐसा हुआ कि स्कूल और कॉलेज जो है हमारे घर पे आ गए, तो चीजें जो है बहुत हद तक बदली हैं। ठीक है, हमारी आधी आबादी जो है वो गांव में रहती है, लेकिन आज के समय में आज आप किसी किसान के घर पे चले जाइए, उसके पास भले खाने को 2 रोटी कम होगा, लेकिन वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहा है, कॉलेज भेज रहा है। आप हमारे कॉलेज में आके कभी देखिए, आप जेएनयू चले जाइए, आप पीयू चले जाइए, तो इसमें ज्यादातर बच्चे जो हैं वो गांव के बच्चे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनमें जितनी ललक होती है नया कुछ सीखने की, ये शहर के बच्चों में नहीं है। स्किल बेस्ड प्रोग्राम आज ज्यादा है हमारे पास, और जनसंचार इसमें एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है। लोगों को पता चलता है कि उनकी रुचि जिस विषय में है उसकी पढ़ाई के लिए वो कहाँ जा सकते हैं, और क्या प्रोग्राम वो टेकअप कर सकते हैं, क्या प्रोग्राम वो चुन सकते हैं, किसमें वो अपना करियर बना सकते हैं, कौन सा विषय है जिसको पढ़ने के बाद एक अच्छा जीवन या जो कुछ वो अच्छा करते हैं वो उसमें वो जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आधुनिक शिक्षा और जनसंचार की अगर हम लोग बात करें और गांव की बात करें, तो जो इसमें अंतर है वो बहुत हद तक मिटता जा रहा है। स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं बहुत सारे, वो बच्चे जो हैं वो ले रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मन की बात जब प्रधानमंत्री मोदी जी की आती है, और वो बच्चों को एग्जाम से पहले वो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे अपने मन की बात कहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। तो ऐसे में जो प्रसार है वो जाहिर सी बात है कि जनसंचार के माध्यम से ही संभव हुआ है। और आज आप 20 साल पहले देख ले, 15 साल पहले देख ले, तो जनसंचार में बहुत बच्चे नहीं आते थे। आज आप देखिए तो एक कोर्स में आपके पास 150 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमसे और आपसे भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में परिवेश तो बहुत बदला है, और आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और आजादी के 75 साल में आधुनिक शिक्षा जो है वो बहुत बदली है, और गांव के हर पगडंडी तक पहुंचने की, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो पहुंच चुकी है, लेकिन हाँ, पहुंचने की कोशिश जरूर जारी है। आपने सही कहा कि जनसंचार के जो माध्यम है वो कुछ हद तक गांव तक भी पहुंच गए हैं और पहुंच रहे हैं। इस वजह से लोग जो बच्चे हैं वहाँ के, उनको भी ये शिक्षा में दिक्कत नहीं आ रही है, और आधुनिक शिक्षा की ओर वो भी मुड़ रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि पिछले 75 वर्ष की एक बड़ी उपलब्धि आप किसे मानती? ये तो आपने मुझे बड़े संशय में डालने वाला सवाल किया है कि एक उपलब्धि की मैं कैसे बात करूं।
मुझे लगता है कि हमने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं आज़ादी के 75 साल में। और इसमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी उपलब्धि की मैं बात करना चाहूँगी तो हरित क्रांति जो हमारे यहाँ हुई थी। आपको अगर याद होगा तो इतिहास हमारा रहा है कि हमारे यहाँ अनाज खत्म हो जाता था, अकाल पड़ जाता था। हरित क्रांति के बाद जब कोविड का भी समय आया तो हम लोग अपने बहुत सारे आयातों के लिए निर्भर हुआ करते थे विदेश पे। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना पे ही हम लोग बहुत निर्भर होते थे। लोगों का कहना था कि कैसे जिएंगे भारत, जब चाइना इस तरह के परेशानी से जूझ रहा है तो भारत में जब ये महामारी आएगी तो उसका स्वरूप कैसा होगा। लेकिन हमने उस समय में भी करके दिखलाया। हमारे स्कूल कॉलेज बंद नहीं हुए, भले उनके दरवाजे बंद हो गए लेकिन शिक्षा चलती रही। हमारे यहाँ भोजन की कमी नहीं हुई। हमारे यहाँ आप अगर बात करेंगे तो जो सप्लाईज, जो कि चाइना से सप्लाईज आती थी, लोग कहते थे कैसे हम कोरोना को संभालेंगे। वैक्सीन की बात करें तो भारत ने कर दिखलाया। भारत ने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन बना के उसने पूरे विदेशों में भी सप्लाई किया। चाइना से हमारे यहाँ बेड्स आते थे, आईसीयू बेड्स आते थे, हमारे यहाँ ग्लव्स आते थे, वो सब भी हमारे यहाँ बनना शुरू हुआ। तो उपलब्धि तो हम गिनते अगर जाएं, देखिए भारत जो है एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, नया देश है। हम अभी जस्ट बात करें अगर तो हम लोग अभी जस्ट समझिए कि जन्मे हैं। हमें अपने पैरों पे खड़े हुए अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। फिर भी इस समय में, ऐसे समय में पूरे विश्व की नजर जब हम पे होती है तो हम कहीं ना कहीं एक बहुत ऊंचे आयाम पे पहुंचे हैं जहां से कि हम सबको देख पा रहे हैं और सभी हमें देख पा रहे हैं। तो एक उपलब्धि तो नहीं है हमारी उपलब्धियों की गिनती है और बहुत है, और बहुत कुछ अभी करना बाकी है। जो हमारा एक इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का जो सपना है उसको भी पूरा करना, मेरे ख्याल से जब वो पूरा हो जाएगा तो हम इसको मानेंगे कि ये, हाँ, शायद ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को, खासकर हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में चूंकि आपका ये प्रोग्राम भी संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने जड़ से जुड़े रहिए। आपकी पहचान तब है जब आप अपने जड़ से जाने जाते हैं। एक हम फल देखते हैं और हम कहते हैं कि वो किस पेड़ का है। तो हमारे देश की विभिन्नता, हमारे देश की संस्कृति, यही हमारी पहचान है और हमें इसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, भूलना चाहिए। आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी राष्ट्र का उज्जवल भविष्य तभी संभव हो सकता है जब वह अपने अतीत के अनुभवों से शिक्षा लेकर अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजते हुए विकास की ओर निरंतर बढ़ता जाए। दर्शकों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आजादी के वर्षगांठ पर, आजादी के वर्षगांठ पर चलो मनाएं उत्सव।